सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमारा अब तक हमने कंप्लीट किया था फिजिक्स का सेट वन 2, 3, 4 का हमने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट किया था। और अब हमारा सेट बी का भी सेक्शन बी यानी पी पार्ट भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा बच जाएगा सिर्फ सारे सेट वन से लेकर सेट फाइव तक का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसको हम कुछ दिनों में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स का भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सुनकर कि हाँ सर, हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने सब सोल्यूशन कर दिया और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो ना, थोड़ा सा रिलैक्स होके अपना कोर्स कंप्लीट करो, फिर हम सब कुछ करेंगे, है ना। और सॉल्यूशन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इसके लिए क्या करें, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंटेंट पर हमें थोड़ा काम करना पड़ता है, ताकि एक प्रिसाइज आंसर आप कैसे लिखो एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, और यानी कम लिखे और अच्छे मार्क्स मिले। क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट में भी आपको ध्यान देना है कि कहानी यहाँ लिखती नहीं है बहुत, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, एकदम कंसाइज आंसर लिखो, यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का है सेट फाइव का पार्ट बी। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं, वो आज हमारा क्या है, हम अभी करने वाले हैं सेट नंबर 5, ठीक है। हमारा पेपर है वो अभी क्लास 12 का है, सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। टोटल मार्क्स में है यहाँ पर जो आपको 35 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा ओनली टर्म 2 के लिए। बात करते हैं थोड़े कॉमन इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो अभी हम करने वाले हैं सेक्शन बी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो 7 है। इन 7 में से ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है, और यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। या ध्यान देना, यहाँ पर जो लिखा है इच क्वेश्चन कैरी, ये 3 मार्क्स होगा। इस पॉइंट पे लिख लेंगे, ये आपका 3 मार्क्स का पेपर होगा। तो आज हम जो करने वाले हो हमारा बी पार्ट है, और इसमें सिर्फ आपको इस 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, यानी अटेम्प्ट एनी 5, है ना। तो बी पार्ट में और ए पार्ट में आपको ध्यान देना है कि दोनों में से आपको, दोनों सेक्शन में आपको 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए अब हो गया। अब बात करते हैं कॉमन स्ट्रक्चर की बात हो गई, अभी हम सेक्शन बी कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ सेक्शन बी का बता दिया इंस्ट्रक्शन। आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे, कहता है गिव द डायग्राम टू ऑब्टेन एन और गेट फ्रॉम द नैंड गेट। यानी अगर आपके पास नैंड गेट दिया है तो आप और गेट कैसे बनाओगे, इसका आपको एक डायग्राम बनाना है। ये आपका लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो इसका बताता हूँ, इसका डायग्राम याद करके जाना है ना। बाकी हम जब इसका हम क्लास करेंगे, वन शॉट रिविजन करेंगे, तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। फिलहाल देखिए इसका डायग्राम क्या होता है। ये होता है हमारा और गेट, है ना। यानी ये होता है हमारा हम यानी ये होता है हमारा और गेट फ्रॉम नैंड गेट। यानी आप और गेट से नैंड गेट से और गेट आप कैसे बनाओगे ना। आपको और गेट बनाना था, आपके पास था नैंड गेट। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 नैंड गेट यूज किया है, यानी ठीक है। यानी अगर आपको नैंड से, है ना, अगर आपको नैंड गेट से अगर और गेट बनाना है ना, नैंड गेट से और गेट बनाना है, तो आपके कितने नैंड गेट चाहिए, तो याद रखना 3 चाहिए, ठीक है। यानी 3 नैंड गेट चाहिए, तो आपका क्या बनेगा, और गेट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये डायग्राम पूरा का पूरा डायग्राम याद होना चाहिए। आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाकर आना है, और ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ एनी 2 वेव, है ना। यानी आपसे पूछा गया है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको, उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यानी उसके बढ़ते हुए वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रखना है। और उसके बाद आपको कोई भी 2 वेव की 2 यूजेस लिखनी है, यानी 2 एप्लीकेशन लिखना है। ये देखो बड़ा एनसीईआरटी का मैंने बताया था। अगर आपने मेरा लेक्चर नोट्स देखा होगा, आपने मेरा लेक्चर वीडियो देखा है, तो आपको देखा होगा मैंने वहां भी सेम डायग्राम बनाया था। तो 10 ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमसे पूछा गया है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी बढ़ते हुए वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ये देखो ये होता है आपके बढ़ते हुए वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है। यानी सबसे छोटा सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, हमारा गामा का, ठीक है। गामा से ज्यादा किसका होता है, एक्सरे का। उससे ज्यादा होता है हमारा अल्ट्रावायलेट। उससे ज्यादा वेवलेंथ होगा हमारा विजिबल लाइट का। उससे ज्यादा वेवलेंथ होगा आपका इंफ्रारेड का। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी रेडियो वेव की। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपको ऐसे बढ़ते हुए क्रम का ऑर्डर लिखना था, यानी आपको क्या लिखना है इस टाइप से, है ना। गामा रे की वेवलेंथ होती है गामा रे से ज्यादा होगी एक्सरे की, एक्सरे से ज्यादा होगा हमारा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होगा विजिबल, और फिर यहाँ इसके बाद विजिबल से ज्यादा होगा इंफ्रारेड, और उससे ज्यादा होगा हमारा रेडियो वेव। ये आपके 6 टाइप के वेवलेंथ है ना। और इसका ये
बढ़ते हुए वेवलेंथ के रेंज में क्या था, हमने यहाँ पर इसका अरेंज किया है। याद रखना आपसे एग्जाम में हो सकता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी पूछा जाए, तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछा जाएगा तो जस्ट इसका रिवर्स केस हो जाएगा, यानी ये जो इंक्रीजिंग एनर्जी है ये आपकी, ये किसका ऑर्डर है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। तो आपको फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में फ्रीक्वेंसी का पूछा जाए। ठीक है, वैसे फिलहाल अभी आपको कितना बनाना है डायग्राम, तो आपको डायग्राम बस ये बनाना है ना, बस इतना ऑर्डर आपको याद रखना है। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है बस इसी को लिखना है एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर। बात समझ आ गई। बात करते हैं इसके दो यूज बता दो। तो यूज अगर देखना है तो आप मेरा वो लेक्चर जाके नोट्स देख लो, है ना, और मैंने इसका पीडीएफ भी अपलोड किया टेलीग्राम पर, वहां पर जाकर देख लो, आपको वहां पर उसका यूज भी मिल जाएगा। या फिर आप मेरा मॉडल सेट का पेपर देखना, उसमें भी इसका यूज पूछा गया था, तो वहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों बताया था। तो आप कहीं से भी इसका जो दो यूज देख सकते हो। तो मैंने यहाँ सारे वेवलेंथ की यूजेज लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी दो चूज कर लो। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो आप किसको बताओगे, मैं बोलूँ एक आप याद कर लो, माइक्रोवेव का याद कर लो, है ना। माइक्रोवेव का यूज क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है और रडार में यूज होता है। रेडियो वेव की बात करोगे तो रेडियो वेव का यूज होता है रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो, चाहे तो आप इंफ्रारेड का दो यूज लिख लेना, यानी नाइट विजन एंड हीट सेंसर्स, या फिर लेजर मेटल कटिंग, यानी कोई भी दो वेव का आपको दो यूज लिखना है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जाके मेरा और मॉडल सेट देख लेना। आई थिंक 3 या 4 में मैंने वहाँ पर यूज लिखा था, हिंदी में लिखा था। बाकी आपका अपना नोट्स होगा, अपने नोट्स से आप चीजों को रिवाइज कर लो। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है व्हाट आर डी ब्रोगली वेव्स। हाँ, डी ब्रोगली वेव्स होती क्या है, ये आपके सेट 4 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड आपका बी पार्ट है राइट द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, इन पार्टिकल ऑफ मास m, यानी पार्टिकल जिसका मास m है उसके साथ कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर हमें उस मास का काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, हिंदी में के स्टूडेंट्स भी देख लो, क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ो समझो, मैंने चीजों को मैं हिंदी में ही समझाता हूँ हर चीज। ठीक है, बस मेरे वर्ड्स थोड़े कुछ कुछ वर्ड्स होंगे वो मैं बस इंग्लिश के यूज करता हूँ, बाकी समझाने का मैं तरीका सब कुछ हिंदी में। फिर से कहा गया है, आपका सी पार्ट पूछा है व्हाट वुड बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। और बाकी हमें एच की वैल्यू गिवन है, यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें एच की वैल्यू गिवन है और हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले कहते हैं व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ वेव्स। ठीक है, तो व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो ए वेव इज एसोसिएटेड विद इट, तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होता है। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो एज ए वेव मूव करता है। ऐसा कहने का मतलब है कि कोई पार्टिकल क्यों ना मूव करे, वो एक वेव के जैसा मूव करता है। ठीक है, और इस वेव को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स, और इस वेव्स को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव कहते हैं। यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स, यानी अगर पार्टिकल मूविंग पार्टिकल होगा तो ही उसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा था वाची डी ब्रोगली वेवलेंथ। दूसरा पूछा था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ एक इलेक्ट्रॉन की जिसकी काइनेटिक एनर्जी के है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई पी, यानी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम पी। एच और पी को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी और एक और फॉर्मूला होता है हमारा, यानी काइनेटिक एनर्जी ना, टू इन टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ये कर लोगे तो आ जाएगा हमारा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से m इंटू वी की वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स ऑफ 2m के ई, है ना। यानी मोमेंटम जो हमारा mv होता है जिसको हम p कहते हैं, इसकी वैल्यू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से रिलेशनशिप लिख लिया डायरेक्ट ये। हाँ, तो आपको ये साइड वर्क आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर पता है तो आप डायरेक्टली लिख लो ना। मैं तो कहता बहुत आपको ये फॉर्मूला सीधा पता होना चाहिए, है ना, तो आपको प्रूफ ड्राइव करना नहीं है। तो हमने लिख लिया h बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेकंड आपसे ये पूछा गया था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अभी उनका आंसर देख लो, हिंदी में लिखा है। ठीक है, कि जब कोई कण गति में होता था, गति में होती है तो उसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है जिसे हम डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और डी ब्रोगली का
तरंग दैर्ध्य गतिमान कणों से संबंध होती है। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू h/p होगी, जिसको h/mv कहेंगे, और इस h को और इस मास इंटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, रूट इंटू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। वीडियो को पॉज करके अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। वीडियो को रोको, पॉज करो, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अब बात करते हैं हम पार्ट 3 की, है ना। हमसे पार्ट 3 में क्या पूछा था, हमसे पार्ट 3 में पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन थी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा गया था कि इसके साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है ना, हमें क्या पता है फॉर्मूला पता है हमें कि लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है, यहाँ से रफ लिख दो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने ऊपर लिखा है लैम्डा की वैल्यू होती है h/रूट टाइम्स रूट इंटू 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, देखो साइड में काइनेटिक एनर्जी को हमें पता है, हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं E इंटू वी। ठीक है, यानी किस पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहे थे ना, उसकी पोटेंशियल होती है V। ठीक है, यहाँ से हम चीजों को क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई, है ना, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिख लिया, Q इंटू वी। क्या लिखा हमने, Q इंटू वी। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हम चीजों को, अब देखो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी गिनी थी ना, अब देखो काइनेटिक एनर्जी में कितनी गिनी थी, यहाँ से सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में गिनी थी वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ई कैंसिल होगा, हमारी जो वी की वैल्यू आती है ना, ऊपर देखना ये वी की वैल्यू आ जाएगी 100 वोल्ट, है ना, यानी वोल्टेज कितना होगा वो हमारा 100 वोल्ट होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, चीजों को थोड़ा सा समझना यहाँ पर कि एच की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट उसकी वैल्यू पता है, टू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होता है, क्यू यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होता है। इन सभी को सॉल्व करोगे ना तो ये सारा कांस्टेंट है, h/√2m इंटू क्यू, ये सभी कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद पूरी वैल्यू आती है वो 12.27 डिवाइड बाई रूट वी इंटू एंगस्ट्रॉम, मतलब जो वेवलेंथ आने वाला वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये शॉर्ट तरीका है ना, इस फॉर्मूला को याद रखना है ना, इस फॉर्मूला को आपको एकदम रट के जाना है, भूलना नहीं है फॉर्मूला ना। मैं कहता हूँ जब मैं क्लास लूंगा तो मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का कितना यूज है, नहीं तो आप एग्जाम में जाओगे h/2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करते रह जाओगे, आंसर निकालते रह जाओगे, निकलेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना। और बाकी देखो मैंने यहाँ से भी वी के लिए फाइंड आउट किया ना 100 वोल्ट, तो क्या करें, सिंपल वैल्यू पुट कर लो, यानी 12.27 डिवाइड बाई हो जाएगा रूट 100 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.27 डिवाइड बाई रूट 100 की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ गई, ये आपका थर्ड पार्ट था न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को थोड़ा अच्छे से अपना खुद से वीडियो को रोकना, समझना और सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी मैंने कहा है ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को याद रखो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन एक्सप्लेन इट्स वर्किंग बाय ड्राइंग द सर्किट डायग्राम एंड इनपुट आउटपुट वेव फ्रॉम इट। ठीक है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जिसको हिंदी में अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, और ये वर्क कैसे करता है, इसका आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है और इसका इनपुट आउटपुट का आपको वेव फॉर्म भी लिखना है। तो क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इट रेक्टिफाइड ओनली हाफ द एसी इनपुट वेव। देखो रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, और एक एसी करंट का, है ना, एक एसी करंट क्या होता है हमारा इस टाइप से होता है। तो कहता है इसका ये क्या करता है हमारा, ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ ये एक पार्ट को रेक्टिफाई करता है, मतलब ये जो मैंने पीले येलो कलर से बनाया है बस इस एसी पार्ट को वो डीसी पार्ट में कन्वर्ट कर पाता है। इसका जो दूसरा पार्ट जो नीचे बन रहा है उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आगे ये वर्क कैसे करता है अब थोड़ा सुनते हैं। ये इसका होता है हमारा डायग्राम। ठीक है, तो एसी का दो पार्ट होता है ना, एक बार एसी करंट होगा पॉजिटिव फ्लो करेगा हाफ साइकिल के लिए, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो उसकी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। तो ये दो पार्ट है हमारा। ठीक है, हमसे पूछा था इनपुट और आउटपुट का ग्राफ, तो देखो इनपुट और आउटपुट का ग्राफ ये है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये तो हमने सर्किट डायग्राम बना लिया ना, सर्किट डायग्राम में हमने क्या किया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक सिंगल डायोड यूज करते हैं। ठीक है, हमने एक
सिंगल डायोड हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब सोचो इसके बाद देखना, पहले क्या करता है, पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, है ना, स्टार्टिंग के हाफ साइकिल में, यानी जब एसी करंट का फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, है ना, कौन सा हाफ साइकिल आएगा, हाफ साइकिल करने का मतलब है कि सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ पॉजिटिव ऑफ द इनपुट सिग्नल S1 इज एट पॉजिटिव एंड S2 इज एट नेगेटिव। क्या जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये क्या होगा, ये S1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और S2 क्या होगा, नेगेटिव होगा पहले हाफ साइकिल के लिए ना, क्योंकि करंट का हम देख रहे हैं अपर साइकिल, तो अपर साइकिल के लिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ना। ये तो क्या होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल में होता है, दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल में होता है। सो ड्यूरिंग पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। तो देखो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है जब हम डायोड यूज करते होंगे, तो ठीक है, डायोड में क्या होता है, ठीक है, डायोड में होता है जब ये टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा रहे और ये टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा रहे, तो हम इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि जो S1 है ना, S1 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारा जो डायोड डी है वो फॉरवर्ड बायस में है। सो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो करेगा किससे, इस आरएल रेजिस्टेंस से। यहाँ जो आरएल रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें से आपका करंट फ्लो करेगा। तो कहता है कि द करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आरएल एंड आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस आरएल। और इस प्रकार क्या होता है कि हमें आउटपुट जो वोल्टेज हमने जो रेजिस्टेंस लगाया आरएल उसके अक्रॉस हमें कुछ वोल्टेज मिलता है। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। कहता है ड्यूरिंग द सेकंड हाफ, ठीक है, यानी ड्यूरिंग द सेकंड हाफ, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जब आएगी, यानी जब अगला साइकिल आएगा हाफ साइकिल, तो ये S1 बन जाता है पॉजिटिव और S2 बन जाता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो द इनपुट सिग्नल S1 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड S2 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। तो S2 हमारा पॉजिटिव पे आ जाता है और S1 आ जाता है नेगेटिव, यानी उल्टा हो जाएगा चीजें बस। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा पीएन जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में हो जाता है ना। तो अब देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डिफरेंस क्या है। जब इस कंडीशन में ऐसा रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको, हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। लेकिन जब केस उल्टा हो जाए ना, केस किस टाइप से हो जाए, कुछ इस टाइप हो जाए कि ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। तो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी, जब चैप्टर पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी। बाकी वीडियो कभी सिर्फ सुनते रहो, है ना, बाद में जब भी आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाता है, अब ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। याद रखना, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, यानी मेजर करंट फ्लो नहीं करता है रिवर्स बायस में। तो क्या करता है कि पीएन जंक्शन जो हमारा है, जो हमारा डायोड था, वो क्या होता है, वो रिवर्स बायस में हो जाता है। सो इन दिस केस प्रैक्टिकली नो करंट वुड फ्लो द लोड रेजिस्टेंस। इस प्रकार हमारा लोड से कोई भी करंट हमें मिलता नहीं है, मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा, करंट जीरो। सो देयर बी नो इन आउटपुट अक्रॉस आरएल, यानी इस प्रकार हमें आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलता है। अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पर ना, अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो हैंड ग्रेनाइज, पहले इनपुट पॉजिटिव था, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या, हम पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखते होता है क्या यहाँ पर। देखो पॉजिटिव हाथ जब साइकिल होगा तो हमें आउटपुट मिलता है, मैंने कहा था आउटपुट मिलता है। जब नेगेटिव आता है तो हमें कोई आउटपुट यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पर करंट क्या हो जा रहा है, जीरो। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से पॉजिटिव होगा तो फिर से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। फिर जब आएगा नेगेटिव तो फिर हमें करंट नहीं मिलेगा। यानी इस टाइप से हमारा वर्क करता है, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर करता है ना। इस प्रकार से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा वर्क करता है। यानी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट हाफ साइकिल की करंट कितनी हो जाती है, जीरो। ठीक है, इस टाइप से हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, किस तरह से हमारा वर्क करता है। बाकी क्या करना है आपको, ये डायग्राम बनाना है ना, ये इसका डायग्राम था, ठीक, और ये इसका इनपुट आउटपुट का ग्राफ था, है ना, ये इनपुट और आउटपुट का ग्राफ था। तो सबसे सिंपल वे में ये आपका हमने बना दिया डायग्राम। तो जो टेक्स्ट लिखा है बस इसी को लिखना है, बाद में जो मैंने साइड वर्क लिखा है इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये मैंने आपको सिर्फ रफ वर्क बताया था, सिर्फ समझाने के लिए, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ सेम है। जो मैंने कहानी कही है वो पूरी कहानी यहाँ लिखी है। बाकी इंग्लिश में वर्ड्स को ट्रांसलेट आप कर लेना, है ना, जो मैंने वहाँ समझाया था। जैसे अल्टरनेटिंग करंट को कम करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तो सब चीज़ें समझ लेना, है ना। बाकी सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है कि आपको इनपुट में अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको
आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब करंट 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा। बात करते हैं क्वेश्चन 12। लिखा है द इक्वेशन ऑफ एन एसी, यानी एक अल्टरनेटिंग करंट एसी का हमें करंट दिया हुआ है ना, एक अल्टरनेटिंग करंट का हमें इक्वेशन गिवन है। देखो इक्वेशन क्या गया है कि I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी ना, ये एक अल्टरनेटिंग करंट का हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है। तो कह रहा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस करंट की पीक वैल्यू कितनी है और इस करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है। तो काफी क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई टी। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं ना। जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा चीजों को कंपेयर करो तो आपको देखा कि आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 20 है। 20 पाई की वैल्यू कितनी की मैंने यहाँ पर पाई, यानी अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, और इस आई नॉट को क्या बोलते हैं, इसी इसी ही हम बोलते हैं पीक वैल्यू, यानी इसे हम बोलते हैं पीक करंट, है ना। इसे पीक करंट या से पीक वैल्यू ऑफ करंट भी हम इसे बोलते हैं, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं शिखर मान। तो यह जाएगा हमारा 20 एम्पियर, करंट है तो 20 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर हमने देखा था कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, और ओमेगा को आप क्या लिखते हैं, 200 पाई है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर कंपेयर करने पर आएगा हमें 200 पाई। अगर यहाँ कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 2 पाई एफ। ओमेगा होता है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो इसको हम लिखते हैं 2 पाई एफ। इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 पाई। देखो पाई से पाई मरा, 2 से जाएगा ये 100 टाइम्स में। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा था उसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी आवृत्ति कितनी है, तो वो आ जाएगी आपकी 100 हर्ट्ज। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पूछा है कि आरएमएस वैल्यू। तो ये पता है आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस इक्वल टू होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। तो देखो पीक वैल्यू कितनी हमारी आई है, पीक वैल्यू आ गई हमारे 220 एम्पियर डिवाइड बाई √2। ठीक है, सॉल्व करना तो ये वैल्यू आ जाएगी 10√2। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 10√2 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा आई आर एम एस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा था, सेकंड पार्ट कौन सा था, ये देख लो ना। ऑर्डर लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। पहले हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पूछा था हमसे मैक्सिमम वैल्यू, और थर्ड पार्ट पूछा था हमसे आई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल एसी करंट चैप्टर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका वीडियो मैंने आज ही आपको एक्सप्लेन किया है। आप जाकर मेरा वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर देख लेना। मैंने इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है, विद एनिमेशन आपको शो किया है ना कि व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती क्या है, एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रिस्टर्स लॉ। ठीक है, तो मैंने कहा था द फेनोमेना ऑफ restricting the vibration of light, that is electric vector, in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization of light। यानी अगर कोई लाइट अनपोलराइज लाइट है, यानी अनपोलराइज लाइट को हम डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से, है ना। यहाँ पर जो इसे हम कहते हैं अनपोलराइज लाइट। इसमें बहुत सारे क्या है एरो बने हुए, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या करते हैं हम, चाहते हैं इसको कि हम इतने सारे में से हम बस एक हमें मिले, है ना, बाकी सबको हम रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो इस ये जो फिनोमेना होगा, यानी जो घटना होगी जिसके चलते हम इसको रोक पाए, यानी सिर्फ एक को हम इसमें से सिर्फ फिल्टर करके एक ही ले पाए ना, हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिल्टर कर पाए, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, एक हमें इस डायरेक्शन में से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है जो जिसका एंगल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हो जाए, है ना। यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर वेव इधर चल रही है ना, वेव अगर इधर चल रही है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस फील्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसके अक्रॉस हमें वाइब्रेशन चाहिए। इस प्रोसेस को कहते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हिंदी मीडियम के लिए इसको कहते हैं ध्रुवन। बाकी क्या है, सभी चीज का हिंदी मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में ये ट्रांसलेटेड है। बात करते हैं
तो पढ़ना, वीडियो को पॉज करके समझना। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है सेम चीज़ इसके लिए भी यही वैलिड है। बात करते हैं, अब हमें पूछा था कि व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ, तो कहता है कि व्हेन unpolarized light strikes at polarizing angle theta p on the interface separating a rare medium from a denser medium of refractive index mu, है ना, इसको लिख लो refractive index mu, such that mu की वैल्यू tan थीटा p हो जाए, देन रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्ट लाइट होगी वो क्या होगी, वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को आप मेरा वेब ऑफिस का थर्ड लेक्चर देखना, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम बस एक कंसाइज आपको आंसर बता रहे हैं ना किस तरह से लिखना है। यानी क्या होता है कि ये कोई लाइट आती है पोलराइज लाइट, तो क्या करता है रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम जाएगा तो कुछ पार्ट नीचे चली जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो पार्शियली पोलराइज होगी। लेकिन अगर ये एंगल थीटा पी हो जाए, एक पर्टिकुलर एंगल हो जाए सच दैट की इस टैन थीटा पी की वैल्यू अगर मी के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ये 100% पोलराइज हो जाती है। ठीक है, होती है 100% पोलराइज हो जाती है। तो आपसे यही पूछा गया था ब्रूस्टर्स लॉ, तो ब्रूस्टर्स लॉ लिखना है और आपको यहाँ पर ये डायग्राम बनाना है। बाकी मैंने इसका चीज और लिखा है, इसका प्रूफ लिखा था, ये प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप तक आपसे प्रूफ पूछा था कि प्रूफ दैट, तब ये प्रूफ करते हैं। तो इसका लिखना नो नीड टू राइट ना, नो नीड टू राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपसे ये पूछा नहीं गया था। बाकी समझना है कि ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है क्या, तो आप मेरे जाके वेब ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर देख लेना, मैंने वहां पर इसे पूरा एक्सप्लेन मैंने किया था। ठीक है, याद रखना कि जब ये इस टाइप से, यानी जब एंगल थीटा पी, यानी जब म्यू की वैल्यू tan थीटा पी होगी, याद रखना बस tan थीटा पी हो जाएगी, उसमें रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। बस ये याद रखना कि जब म्यू की वैल्यू tan थीटा पी के इक्वल होती है तब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है और रिफ्लेक्टेड रे 100% पोलराइज हो जाती है। बात समझ आ गया? हिंदी मीडियम क्वेश्चन के लिए ये रहा इनका पूरा का पूरा चीज लिखा हुआ है, यहाँ पर सब कुछ सेम चीज है। करना क्या है आपको, फिर से बताता हूँ कि आपको क्या चीजें नहीं लिखनी है। तो ये आपको प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है ना, इसको प्रूफ नहीं करना, यानी नो प्रूफ, आपको प्रूफ नहीं करना है ना, इसको प्रूफ नहीं करना है, बस यहाँ तक आंसर लिखना है ऊपर, और ये आपको डायग्राम बनाना है, यानी सिर्फ ऊपर की चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, बात समझ आ गई? और यहाँ पे याद रखना म्यू की वैल्यू tan थीटा पी के इक्वल होता है, ये हमारा होता है ब्रूस्टर्स लॉ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो ये आपका सिंपल लेंस का फॉर्मूला पूछा गया है। आपसे गिवन कितना है, एक ऑब्जेक्ट रखा है यू, कितना 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कहाँ से, एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है मतलब एक उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। याद रखो, अब एक बात मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये दोनों साइन लेकर चलना है। अब बात करते हैं हम कि हमसे पूछा है कि इसकी पोजीशन बता दो, यानी वी की वैल्यू कितनी होगी, यानी उसका इमेज कितने डिस्टेंस पर हमें दिखाई देने वाला है, और दूसरी बात पूछी है कि उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, यानी एम की वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट पार्ट करते हैं हमसे, है ना, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं कि v की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला ना, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताए, 1/v माइनस 1/u की वैल्यू 1/f होती है। दिस इंप्लाई लिख सकते हैं कि हमसे पूछा गया है 1/v की वैल्यू, तो हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो दिस इंप्लाई हो जाएगा 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f हो जाएगा 1/20 प्लस हो जाएगा 1/-25। ठीक है, हो जाएगा -1/25। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 1/100, यानी कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज कि ये किसकी वैल्यू थी, 1/v की वैल्यू आ गई 1/100। ठीक है, दिस इंप्लाइज यहाँ से जो v की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। याद रखना ये पॉजिटिव आ रहा है,
पॉजिटिव आना है मतलब कि ऑब्जेक्ट दूसरी साइड बनना है। जिधर इमेज रखा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज उधर नहीं बनती है, इमेज हमेशा दूसरी साइड बनती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर लेंस ऐसा होता है ना, तो यहाँ से क्या होता, इसकी इमेज यहाँ कहीं बनती हुई दिखाई देती। ठीक है, ये हमारा u है। ठीक है, ये हमारा v डिस्टेंस है। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ f है। तो v आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पार्ट 1 की u की कितने दूरी पर हमें इमेज दिखाई देगा। तो इमेज की दूरी कितनी आ गई, इमेज की दूरी आ गई हमारी 100 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है, बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब करते हैं हम यहाँ पर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है हमसे इसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बता दो। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू वी बाई यू। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई 100 और u की वैल्यू कितनी थी -25। सॉल्व करोगे 4 टाइम्स में m की वैल्यू आ जाएगी -4, है ना। यानी -4 करने का मतलब है कि अगर इमेज की हाइट ना, सिर्फ समझना, अगर अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर होती तो इमेज की हाइट कितनी होगी 4 मीटर। ठीक है, जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा इमेज की हाइट। ठीक है, -4 का मतलब क्या होता है, -4 का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट होता ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर का पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, है ना, तो -साइन का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बन रहा है वो जस्ट उल्टा बन जा रहा है ना। तो -साइन का बस मतलब यही होता है कि इमेज उल्टा बन रहा है। और कितना उसका मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, तो जस्ट 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसका 4 गुना इमेज की हाइट होगी, यानी इमेज का हाइट बड़ा बनेगा ना, यानी बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, दोनों का आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया सेट 5 का सेक्शन बी, है ना, कंप्लीट हो गया। मैं जो बाकी चीज़ों को जो कि जिस क्वेश्चन का मैं आंसर थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, वो आप जाकर मेरे यूट्यूब पर, इसी चैनल पर यूट्यूब पर वीडियो देख लेना। वहाँ पर मैंने सब चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो, फिर चाहे अगर आप आगे देखोगे तो आप ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन देखोगे, आप चाहे रे ऑप्टिक्स देख लो, चाहे आप जाके सेमीकंडक्टर का वीडियो देख लेना। वहाँ पर मैं चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। बाकी यहाँ क्या था कि मैंने आपको ये बता दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है, कितना आंसर लिखना है ना, जितने मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपको कितना क्वेश्चन लिखना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, यानी मार्क्स कट करने को, यानी जो एग्जामिनर है वो आपका मार्क्स कट ना कर पाए। ठीक है, बाकी चीज़ों को समझो और अपने वर्ड में लिखो। और एक जरूरी बात कि आप अपना नोट्स खुद बनाओ, और मैथ फिजिक्स कंप्यूटर का वीडियो यही मिलेगा, कहीं इधर उधर कोई भटकने की जरूरत नहीं है, और टाइम पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।